हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, दरअसल वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी आपने सबने सुना होगा कि ओल्ड राजेंद्र नगर में एक ट्रेजेडी हो गई है कि वहाँ के राव आईएएस में 3 बच्चे बेसमेंट में पानी से डूब के मर गए और उससे पहले एक बच्चा जो है वो करंट लगने से ख़त्म हो गया था। तो बेसिकली वहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, इन सब जगह पे वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, है ना। तो बेसिकली वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट चल क्यों रहे हैं? क्योंकि बच्चे जो हैं मल्टीपल प्रॉब्लम से परेशान हैं। सिर्फ कोचिंग की बात नहीं है, एक तो इलीगल तरीके से वहाँ पे कोचिंग्स चल रही हैं, ठीक है। कोई भी वहाँ पे सेफ्टी इश्यूज़ नहीं है। सेफ्टी मतलब क्या कहते हैं, सेफ्टी जो प्रिकॉशंस लिए जाते हैं वो वहाँ पे प्रॉपर नहीं है। दूसरी चीज़ है, वहाँ पे कोचिंग्स की फ़ीस जो है वो इतनी हाई है ना, कि बच्चे जो है वो अनअफोर्डेबल हो गया है। उसके बाद रूम रेंट इतना ज़्यादा है, प्लस रूम इतने थर्ड क्लास रूम है कि वहाँ पर रहना मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद ब्रोकर्स का वहाँ पे एक जाल बिछा हुआ है, ठीक है। कोई भी सिविक एमिनिटीज़ जो है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है। एमसीडी अपना काम बिल्कुल सही से नहीं कर रही है, ठीक है, ठीक है। नालों में गंदगी है और क्या कहते हैं, डीसिल्टिंग वगैरह नहीं हुई है, रोड नहीं अच्छी है, हज़ार तरीके की समस्याएं हैं वहाँ पे। सब काम एक तरीके से देखें, कॉपी बुक स्टोर से लेके इलीगल मटेरियल तक सब कुछ वहाँ पे इलीगल है ना। मोस्टली अगर देखने जाएँ तो वहाँ पे कुछ भी लीगली बचेगा ही नहीं अगर गिराने चलो। तो ये इतनी सारी समस्याएं हैं। अच्छा, ये समस्याएं हैं क्यों? इनका अगर मेन किंग पिन निकाला जाए कि ये कोई समस्याएं क्यों हो रही हैं, तो इनका मेन किंग पिन क्या है? वो किंग पिन है, जो इनका मेन किंग पिन है वो क्या है? वो खुद है यूपीएससी और एसएससी और जो भी पीसीएस वगैरह और जो भी संस्थाएं हैं जो ये काम करा रही हैं। तो इनमें सबसे हम लोगों को अर्जेंट नीड क्या है? अर्जेंट नीड है इनमें सब में जो हम लोगों को चाहिए ही चाहिए, वो क्या अर्जेंट नीड है? वो अर्जेंट नीड है रिफॉर्म्स। जब तक रिफॉर्म्स नहीं आएंगे तब तक जो है इसके बारे में कोई बात आगे नहीं करेगा, है ना। तो रिफॉर्म्स बहुत कुछ बदल सकते हैं। अब सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि यूपीएससी में क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए। यूपीएससी में क्या क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए? देखिए, यूपीएससी में मेरे हिसाब से 3 स्टेजेस हैं, है ना। 3 स्टेजेस हैं। ये मेरे खुद के डेलिबरेटली, मतलब काफ़ी सोच विचार करके मैंने ये सोचा है कि ये रिफॉर्म्स होने चाहिए, है ना। तो यूपीएससी में क्या क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, तो मैंने काफ़ी सोचा है इसके बारे में। तो यूपीएससी एक तो प्री है, दूसरा मेंस है और तीसरा इंटरव्यू है ना। ये 3 चीज़ें हैं बेसिकली, है ना। तो प्रीलिम्स के बेसिस पे ये क्या कर सकते हैं? प्रीलिम्स के बेसिस पे सबसे पहले तो आप ये अनसर्टेनिटी हटाइए। आप अच्छे क्वेश्चन बना के भी बच्चों को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आप शेर, चीता और घड़ियाल ये सब मशरूम पूछ के ही बच्चे की इन्फॉर्मेशन चेक कर रहे हैं, ठीक है। अनसर्टेनिटी होती है, आपको कुछ बच्चे सेलेक्ट करने हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस बना के भी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना के भी सिलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपका ये जो 100 क्वेश्चंस का फ्रेमवर्क है ना, इसको एक डिज़ाइन कर दीजिए कि इसमें 10 क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी से आएंगे, 10 क्वेश्चन इकॉनमी से आएंगे और 10 क्वेश्चन आईआर से आएंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से होंगे, 10 होंगे ज्योग्राफी से, 10 साइंस एंड टेक से होंगे, 10 एनवायरनमेंट से होंगे और 10 करंट अफेयर से होंगे। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और क्या कहते हैं 10 गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह से होंगे और 10 जो हैं वो मिसलेनियस कह सकते हैं आप, या और भी कोई जो बेसिक सब्जेक्ट्स बचे हुए हों उनमें से आप कोई 10 क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप एक सेट पैटर्न बनाइए, ताकि हर बच्चा जो है वो, ऐसा नहीं है पूरे साल इकॉनमी पढ़ते रहते हैं फिर उनको पता ही नहीं चलता कि अरे इकॉनमी से तो 2 ही सवाल आए, इकॉनमी से तो 10 ही सवाल आए। अब जैसे पूरे साल बच्चा जो है वो हिस्ट्री पढ़ता रहा, मॉडर्न हिस्ट्री रटता रहा, स्पेक्ट्रम, लेकिन उससे कुछ नहीं आया। तो अगर बच्चे को पता होगा कि हर सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है, तो वो हर सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस देगा। तो पहले तो आप पेपर पैटर्न का एक सेट फॉर्मेट तय करिए। दूसरा है ना, पेपर कराने में जो, जैसे इस बार यूपीएससी ने अपना टेंडर निकाला है,
तो वो टेंडर निकाल के काफ़ी सही किया है। सीसीटीवी होने चाहिए, है ना, आइरिस और ये जितना भी बायोमेट्रिक स्कैन है ये सब होना चाहिए। उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए हम लोगों की कि पेपर जो है, अब मैं पिछली बार पेपर देने गया था, पिछली बार या पिछली से पूरा एग्जामिनेशन सेंटर में वो जो 2 टीचर्स थी वो बराबर बातें करती रहीं। उनको 2 बार चुप कराया फिर भी वो मानी नहीं। पता नहीं किस चीज़ की बातें कर रही थी, क्या उनको इतनी बात करनी है कि उस पेपर के बीच में ही सारा डिस्टर्बेंस को क्रिएट कर रही। अब ये सब चीज़ें जो है कौन मॉनिटर करेगा, है ना, लेकिन ये होता है। तो इन सब चीज़ों से हमको बचना है, ठीक है। तो ये टेंडर करा रहे हैं, ठीक है। अब आप फिज़िकल लेवल पे तो आप चेक कर ही रहे हैं, लेकिन आपको पूरे रिफॉर्म लेवल पे भी चेक करना है। उसके बाद जैसे ही पेपर हो जाए विदिन 24 आवर्स आप अपनी आंसर की निकाल दीजिए और उसको चैलेंज करवाइए कि अगर आपको आंसर की के हिसाब से कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ और होना चाहिए तो वो चैलेंज करें। बच्चे अपना रिप्रेजेंटेशन डालते रहते हैं अपने हिसाब से ही, 70,000 रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं, 80,000 रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है उसका, कोई मतलब नहीं है। तो आपको विदिन 24 आवर्स आंसर की निकालनी होगी, ठीक है। उसके बाद विदिन 7 डेज़ कोशिश करिए कि आपका रिजल्ट आ जाए प्री का। तो इससे क्या होगा, जितनी भी बच्चा जो डायलेमा में रहता है, इन चक्कर में जो टेलीग्राम ग्रुप मशरूम्स होते हैं वो सब बंद हो जाएंगे। तो पहला प्री लेवल पे क्या रिफॉर्म है, एक तो पेपर सेट करने का, दूसरा ये क्या कहते हैं आंसर कीज़ को लेके, और तीसरा जो है 7 डे रिज़ल्ट। अब एक इससे बहुत बड़ी समस्या जो है वो निकल के आती है कि बच्चों को कितने अटैम्प्ट देने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि 6 अटैम्प्ट देने चाहिए, ठीक है। अब ये यूपीएससी ने कर रखा है कि 6 अटैम्प्ट, 9 अटैम्प्ट, अनलिमिटेड अटैम्प्ट वगैरह वगैरह। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये पूरी जवानी जो है यूपीएससी में ही चली जाती है। तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। यूपीएससी को कर देना चाहिए कि मिनिमम एज आप, एक तो ग्रेजुएशन जब आप अपीयर कर रहे हैं तो आप यूपीएससी नहीं दे सकते। उसका कारण क्या है कि जब बच्चा अगर ग्रेजुएशन लास्ट फाइनल ईयर में होता है तो वो यूपीएससी की तैयारी करने लगता है, तो वो अपने कॉलेज प्लेसमेंट्स और इन सबको छोड़ देता है। तो एक तरीके से उसका एक्सपोजर ही खत्म हो जाता है। तो आप कर दीजिए कि ग्रेजुएशन प्लस ग्रेजुएशन के 1 साल बाद या ग्रेजुएशन तक में, मतलब अगर आप ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास नहीं है तो आप नहीं दे सकते। एज सिंपल एज दैट, उसकी डिग्री आपके पास होनी ही चाहिए, है ना। तो वरना उसको 1 साल एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन प्लस 1 ईयर तक आप नहीं दे सकते। और उसके बाद प्री के अटैम्प्ट लिमिटेड कर दीजिए, 3 कि आप 3 प्री के अटैम्प्ट दे सकते हैं। और एक प्री का अटैम्प्ट जो है, एक प्री का अटैम्प्ट वो 3 या 2 साल तक वैलिड रहेगा। मतलब अगर आपने एक बार प्री क्वालिफाई कर लिया तो आप 2 और मेंस लिख सकते हैं उससे, है ना। तो इससे क्या है, ये अब फिर बच्चा प्री की ही तैयारी में नहीं फंसा रहेगा। तो टोटल उसके अटैम्प्ट तो 6 ही हुए। उसने 3 प्री दिए और 6 मेंस दिए, क्योंकि एक प्री पे उसने 2 मेंस दे दिए, तो उसने अटैम्प्ट तो टोटल 6 ही दिए, लेकिन उसने प्री एक बार दिया। तो अगर एक बार बच्चे का प्री निकल गया तो 2 बार कम से कम मेंस की तैयारी करके वो मेंस निकाल सकता है अपना, वरना वो इसी चक्रव्यूह में फंसा रहता है बार बार प्री क्वालिफाई करने के। तो ये एक सजेशन है मेरी तरफ से, ठीक है। और तो ये हो गया प्री के स्टेज पे। अब दूसरा मेंस के स्टेज पे। मेंस में तो बहुत सी प्रॉब्लम जो है वो ठीक करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप ऑप्शनल रिमूव करिए, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है ऑप्शनल। एक गांव देहात से बच्चा पढ़ के आ रहा है या ट्राइबल एरिया से लोग आ रहे हैं, और एक तरफ आपके पास आईआईटी दिल्ली से, है ना, हर सुख सुविधा के साथ पीएचडी किया हुआ बच्चा है या मास्टर्स किया हुआ बच्चा है या ग्रेजुएशन किया हुआ बच्चा है, और उसने मैथ्स अपना ऑप्शनल लिया, तो वो तो ही इज़ एनी डे ग्रेटर देन, वो किसी भी दिन 300 नंबर ले आएगा, है ना। अगर वो, मतलब मैं सीरियस स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, या 250 मान के चलिए 250 प्लस तो वो ले ही आएगा। एक तरफ दूसरा बच्चा है जो हमेशा वो स्ट्रगल ही करता रहता है कि रिसोर्स कहाँ से पढ़ें, ऑप्शनल कहाँ से पढ़ें, टेस्ट सीरीज़ कौन सी ज्वाइन करें, क्या करें। तो ऑप्शनल तो एकदम रिमूव कर दीजिए, इसका कोई मतलब ही नहीं। इसकी जगह आप 2 सब्जेक्ट लेके आइए, जिसे यूपीपीसीएस ने किया है वो बहुत सही किया है। आप 2 सब्जेक्ट लेके आइए, एक सब्जेक्ट में होना चाहिए गवर्नेंस प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टाइप चीज़ें जो हम लोगों को काम आएंगी, है ना। और एक सब्जेक्ट या एक ही पेपर रखिए, गवर्नेंस प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो ये 1750 से हटा के 1500 नंबर का कर दीजिए, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, ये जो सिलेबस का स्ट्रक्चरिंग है ये बहुत गलत है। इतनी सारे ओवरलैप्स हैं, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सटेंसिव है, कुछ समझ ही में नहीं आता है किधर का क्या है। एथिक्स का सिलेबस इतना ज़्यादा ओवरलैपिंग है GS2 से कई बार,
तो पहली बात तो अब जैसे यूपीएससी के जो एक्स लबासना डायरेक्टर है उन्होंने कहा एथिक्स का होना ही नहीं चाहिए पेपर, इसका कोई यूज़ ही नहीं है, और वो दिख भी रहा है, कोई भी पूरी ब्यूरोक्रेसी में एथिकल तो कोई ऐसा लगता बचा ही नहीं है। तो अब उस एथिक्स का पेपर का क्या मायने हैं या क्या नहीं मायने हैं, या मतलब कोई एक इसका एक सोल्यूशन निकलना चाहिए भाई। एथिक्स लिखवा के आप क्या 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 साबित करना चाहते हैं। तो इस पेपर पे एक डेलिब्रेशन होना चाहिए। दूसरा, एक मॉडल आंसर की वो हर साल यूपीएससी जारी करे पेपर होने के बाद कि दिस वाज अवर मॉडल आंसर्स, और जो टॉपर है एटलीस्ट हर सब्जेक्ट का टॉपर कि GS1 में सबसे ज़्यादा नंबर जिस बच्चे के आए इस बच्चे के सबसे ज़्यादा नंबर आए, GS2 में इसके सबसे ज़्यादा आए, GS3 में इसके सबसे ज़्यादा आए, GS4 में इसके सबसे ज़्यादा आए, ये 4 बच्चे हैं तो उन चारों की कॉपी जो है अपलोड की जाए, तो ताकि जो बच्चा है वो अपने आप को उनसे रियल में मैच करा सके। ओ इसने ये लिखा था तो हमको इस तरीके से अप्रोच करने हैं आंसर। तो इस तरीके से जो है यूपीएससी थोड़ी ट्रांसपेरेंसी लेके आ सकती है। फिर इंटरव्यू स्टेज पे, अब इंटरव्यू स्टेज पे लोग कहते हैं कि नहीं मल्टीपल इंटरव्यूज़ होने चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में बहुत डिस्क्रिशन है वगैरह वगैरह और दुनिया भर की समस्याएं बताते हैं। तो इसके लिए सिंपल एक चीज़ है, मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो आप इंटरव्यू जो है वो 275 नंबर से घटा के 200 नंबर का करिए, ठीक है। 200 नंबर का करिए तो आपके 75 नंबर तो डिस्क्रिशन के यहीं से चले गए। अब ये 200 बचे, ठीक है। अब जैसे अभी मैं आपको बताऊँ, सबसे लोएस्ट 80 या 90 100 भी आते हैं इंटरव्यू में, और हाईएस्ट जाता है 215। तो ये कितना मिनिमम से मैक्सिमम जो रेंज बनती है वो लगभग 115 नंबर 125 नंबर, ये 125 नंबर की रेंज बन रही है। अब ये रेंज कैसे घटेगी मैं आपको बताता हूँ। आपने ये 200 नंबर दे दिया, आप आज में मिनिमम क्या करिए, अगर बच्चा मान लीजिए प्रेजेंट है, वहाँ पे प्रेजेंट है, उसके सारे डॉक्यूमेंट अपलोडेड हैं, हर चीज़ उसकी एकदम फाइन है, वो टाइमली आया है, वो वेल ड्रेस्ड है और आपके सामने आके बैठा है, उसने कोई बदतमीजी नहीं दी है, कुछ भी नाटक नहीं किया, तो 50 मार्क्स तो उसको एज इट इज़ मिल जाने चाहिए। ये 50 बेसिक है, ये सबको ही मिलने चाहिए जो वहाँ पे। अब जैसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेके आया या कोई लेट है या किसी ने कुछ भी किया तो उसके उस हिसाब से नंबर काटिए, है ना। तो ये 50 मार्क्स जो है वो वहाँ पे प्रेजेंस होने के दीजिए। तो अब बचा 150 मार्क्स। तो आप देख रहे हैं अब ये मैक्सिमम उसमें आपको जीरो या तो जीरो दे देंगे या 150 देंगे। जीरो तो कोई परफॉर्म करेगा, वो पता ही नहीं क्या परफॉर्म कर देगा जो उसको ज़ीरो मिल जाए। तो इसमें मैं मान के चलता हूँ हर किसी को 75 मिल रहे हैं, तो उसको मान लीजिए जो एवरेज बच्चा उसको 75 मिल गया बीच का, और उसने 50 वहाँ से कमा पा लिए, तो 125 उसका एवरेज हो गया। तो 125 मिल रहे हैं एवरेज बच्चे को। अच्छे बच्चे को कितने मिल रहे हैं, उसको मान लीजिए 125 इंटरव्यू में मिल गए, और वहाँ से उसने तो 175। तो ये देख रहे हैं रेंज 50 नंबर की रह गई, ये 125 नंबर वाली रेंज घट के 50 नंबर पे आ गई। तो इस तरीके से डिस्क्रिप्शन और उन लोगों का थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो फिर उसके बाद ये जो इंटरव्यू होते हैं इसका रिज़ल्ट जो है वो भी बहुत जल्दी आना चाहिए, बहुत ही जल्दी आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो बनाने चाहिए कि क्या क्या ऑफिसर्स कर सकते हैं, या उनका सोशल मीडिया अकाउंट होना चाहिए तो उस पर क्या पोस्ट कर सकते हैं, वो कोचिंग्स के साथ जुड़ सकते हैं कि नहीं जुड़ सकते हैं। मैं देखता हूँ हर कोई पहले पढ़ाता है, फिर उसको 3 महीने का गैप मिल जाता है लबासना जाने के बीच में, उसके बीच में अपनी कोचिंग खोल देता है। अरे ये कोई खेल चल रहा है? आप देश संभालने आए थे, अचानक आप एस्पिरेंट्स कम्युनिटी की मदद क्यों करने लग रहे हैं? आपको ये क्यों लग रहा है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद दुनिया में अब एस्पिरेंट्स कम्युनिटी है? अरे वो खुद पैसा देके कोचिंग करने आए, आप कोचिंग दुनिया में क्यों घुसना चाह रहे हैं? आप तो बन गया ये, आप लोगों की मदद कीजिए। देखिए किसके पास खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, किसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, किसका क्या नहीं है, आप जाइए जन सेवा करिए, आपका वही काम है। आप एनजीओ लिखते हैं अपने उसमें डैफ में, अब आप जाइए उसमें एनजीओ की तरह जुड़िए, तब आप कोचिंग में आ रहे हैं कि बच्चों को गाइड करेंगे, टेलीग्राम चैनल बनाएंगे। अरे भाई इसका कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। तो एक तो ये है। अब आते हैं ओल्ड राजेंद्र नगर वाली ट्रेजिडी पे, ORN। इस ट्रेजिडी में सबसे बड़ी कि किसी भी कोचिंग को NOC नहीं मिलना चाहिए अगर उसका कोई भी सिस्टमेटिक फ्लॉ है, ठीक है, तो उसको NOC मिलना ही नहीं चाहिए। और उसके मालिक पे और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन पे सब पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, वहाँ के जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं उन पे भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो अपनी अपनी बिल्डिंग बना के खोपचे में खोले हुए हैं, ना उसमें हवा पानी कुछ नहीं जा रहा है, उनकी बिल्डिंग सील कराइए, है ना, और उसमें एक भी बच्चा नहीं रहना चाहिए, ठीक है, वहाँ से बच्चों को खाली कराइए। तीसरा, MCD को रेगुलर वे पे अब वहाँ पे जो भी अवैध अतिक्रमण है उसको गिराना चाहिए, डीसिल्टिंग करानी चाहिए, रोडों का चौड़ीकरण कराना चाहिए, और सबसे पहले वहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था ठीक कराओ, हर जगह खंबे पे तार लटके हुए हैं। फिर इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग? चौथी,
चौथी समस्या क्या है, मेरे हिसाब से तो जो बड़ी कोचिंग सेंटर्स हैं उनको अपना बेस अब शिफ्ट करना चाहिए ओल्ड राजेंद्र नगर से, वो यूपी बिहार इधर साइड शिफ्ट करें, क्योंकि सारा बच्चा वहीं का है। तो उधर साइड अगर वो शिफ्ट करेंगे, वहाँ के रीजनल सेंटर्स में खोलेंगे तो भीड़ उधर बढ़ेगी। अब दिल्ली को हब बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं और शिफ्ट करने की ज़रूरत है। प्लस अब ऑनलाइन कोचिंग को और प्रमोट करने की ज़रूरत है, तो और प्लस वहाँ से भीड़ कम करने की भी ज़रूरत है। अब एक कैप फिट होना चाहिए ना, कि कितना रेंट दे सकते हैं आप, कितना रेंट नहीं दे सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो इस चीज़ के लिए पूरी एक कमेटी बने और सही तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो करें, ताकि इस तरीके की हादसे फिर से ना हो। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने आज क्या क्या बात की, एक तो रिफॉर्म्स की बात की है ना, वो रिफॉर्म्स हम लोगों ने किस किस उस पर बात की है, प्री लेवल पे बात की है क्या क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए, मेंस में बात की है क्या क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए, इंटरव्यू लेवल पे बात की है क्या क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए, है ना, ठीक है। और दूसरे रिफॉर्म्स की बात की हम लोगों ने, जो ORN और कोचिंग के रेगुलेशंस के लिए जो रिफॉर्म्स होने चाहिए वो क्या क्या होने चाहिए, है ना, ठीक है। तीसरे हम लोगों ने बात किया कि ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं ये क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में भी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस की गाइडलाइंस ज़रूर आनी चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कराना चाहिए। तो अगर हम लोग बेसिकली रिवाइज करें तो प्री लेवल पे हम लोगों ने 3-4 चीज़ों की बात की थी। एक तो एज और अटेम्प्ट्स को कैसे मैनेज किया जाए। दूसरा हम लोगों ने बात किया था कि कैसे क्या कहते हैं पेपर सेट होना चाहिए, उसकी आंसर की कैसे रिलीज़ होनी चाहिए, रिजल्ट विद इन कितना आना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी ऑप्शनल जो है, और ऑप्शनल कैसे रिमूव होना चाहिए, है ना, और बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स को कैसे, है ना, वो एक तरीके से सही करना चाहिए। फिर उसकी चेकिंग, मॉडल आंसर्स और टॉपर्स की जो हर सब्जेक्ट के जो टॉपर हैं उनकी कॉपी जो अपलोड की बात होनी चाहिए थी। फिर इंटरव्यू लेवल पे हमने बात की थी कैसे उसको 275 से घटा के पहले तो 200 नंबर का करना चाहिए ताकि डिस्क्रिप्शन कम हो। फिर 50 मिनिमम मार्क्स जो बेसिक एटिकेट्स पूरे करने के लिए, और उसके बाद जो 150 नंबर है उसमें बच्चों को जज करो ताकि जो है डिस्क्रिप्शन जितना कम हो सके। फिर यहाँ पे हमने बात की थी रूल्स एंड रेगुलेशंस की, NOCs की, लैंडलॉर्ड्स की, और कैसे माफियाज जो हैं वो सब बच्चों को लूट रहे हैं पूरी तरीके से। फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सोशल मीडिया से लेके और कोचिंग तक, और वो किस तरीके से हो सकते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने काफ़ी सारी आज बातें की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था, मुझे भी लगा कि अपने विचार मुझे रखने चाहिए, और काफ़ी बच्चे जो हैं इस चीज़ से गुजर भी रहे हैं। तो सबके अपने एक थॉट होते हैं, मुझे भी लगा अपना थॉट मुझको बताना चाहिए, क्योंकि भाई बहुत ज़रूरी होता है ना। मेरे अंदर भी चलते हैं कि बहुत से रिफॉर्म्स हैं। अभी तो मेरे अंदर कम से कम 50 रिफॉर्म्स मुझको ऐसे लगते हैं कि जो UPSC में हो जाने चाहिए। अब लेकिन बेसिक अगर आउटलाइन, अगर मैक्रो रिफॉर्म्स की बात करें तो ये होनी चाहिए। बाकी वो लोग अगर कमेटी बना के कभी रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत कुछ बदल सकता है। आप जैसे ही क्या कहते हैं ऑप्शनल हटाएंगे, तुरंत ऑप्शनल की कोचिंग जो है वो अपने आप ही एक बिज़नेस तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा ना। तो ये जो धंधा चला रहे हैं, और CSET जो है उस पर अगर आप एक तरीके का मतलब सेट पैटर्न लेके आएंगे तो फिर वो एक कोचिंग बंद हो जाएगी, है ना। फिर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में अगर बच्चों को पता चल जाएगा सिर्फ 150 मार्क्स का है, तो फिर वो उसको इतना मतलब हुआ नहीं बना देंगे ना कि हर कोचिंग में जाके वो अपने आप को इनरोल करना है। फिर वो अपने बेसिक पर्सनालिटी पे काम करेंगे, अपनी और भी चीज़ों पे ध्यान रखेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स पे भी काम करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। फिर आंसर राइटिंग में उनके पास एक मॉडल आंसर होगा तो वो उससे सीख ले सकते हैं ना। जो बच्चा कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकता है वो कम से कम उन्हीं से सीख ले सकता है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं कि आप सबके लिए एक लेवल फील्ड तैयार करें। अब चूँकि ब्यूरोक्रेसी में इतना स्टेटस को है ना, वो किसी को घोषणा देना चाहती है और ना वो किसी के लिए अवेलेबल होना चाहती है ना। आप हर जगह देखते हैं। तो ये समस्या इसीलिए आ रही है, उनका स्टेटस कोई नहीं तोड़ रहा। अगर वो चाह ही नहीं रहे हैं कि लोग उनके ओहदे तक पहुँचे, है ना। आपने अभी एक रिसेंट वीडियो देखा होगा चीफ सेक्रेटरी का, जो दिल्ली के हैं, वो बात कर रहे हैं एक न्यूज़ चैनल से, कैसे है ना ओल्ड राजेंद्र नगर वाले मुद्दे पर उनका अहंकार देखिए। तो वो जब तक ये एटीट्यूड रहेगा ना और ये अकाउंटेबल नहीं होंगे ये सारे, तब तक कुछ भी नहीं बदलने वाला है। इनकी अकाउंटेबिलिटी सेट करनी चाहिए, है ना। मिड लेवल इनको बर्खास्त करने का या इनको नौकरी से निकालने का कुछ एक प्रावधान ज़रूर होना चाहिए कि अगर इन्होंने नहीं परफॉर्म किया तो इनको तुरंत नौकरी से निकाला जाएगा, है ना। चूँकि ये निडर हैं कि इनको कभी नौकरी से निकाला नहीं जाएगा, इनके पास गाड़ी हैं, बंगले हैं, पैसे हैं, तो ये अपना मन चाहा परफॉर्म करते हैं, जैसा चाहें वैसा, है ना। कोई इनको डर नहीं है, ना नेताओं का, ना मंत्रियों का, ना लोगों का, किसी का डर नहीं। तो इनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी सेट करनी चाहिए, इनके हर एक्शंस पे अकाउंटेबिलिटी सेट करनी चाहिए, है ना। तभी कुछ हो पाएगा, है ना।
रिकॉल जैसे होता है ना, हम लोग पढ़ते हैं रिकॉल, प्लेबिसाइट, ये सब, तो इनके लिए भी एक रिकॉल का ऑप्शन होना चाहिए, इनको भी निकाल के बाहर करो, है ना। दैट्स ऑल, है ना। इतना बात करके अच्छा लगा, थैंक यू और जय हिंद। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कुछ अच्छा करें, है ना, तो मैंने भी अपने ये सजेशंस बताए। अब बाकी जो आपको लगे वो आप लोग भी सजेस्ट करिएगा, कमेंट में बताइएगा, और डू फॉलो, है ना, और सब्सक्राइब करिए भी। नया चैनल है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा भी चैनल ग्रो करे, है ना। डू सब्सक्राइब, और प्लीज़ ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। थैंक यू, बाय।